Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtidar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. इसके अलावा मैं डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब की सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। आज मैं मुखातिब हूँ अपने फैमिली फिजिशियन से और जनरल प्रैक्टिशनर से, क्योंकि आपको पता है कि डेंगी का सीज़न आ रहा है और पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में डेंगी के केसेस हर साल ही आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किन पॉइंट्स को जहन में रखना है अगर हम एक सही डायग्नोसिस बनाना चाहते हैं। ये याद रखिए कि डेंगी बुखार की मियाद कम होती है, वो 2 से 10 दिन का बुखार होता है, वो लंबे अरसे का बुखार नहीं होता। यानी 2 महीने या 3 महीने चलने वाला बुखार आमतौर पर डेंगी नहीं होता। अगर कोई शख्स आपके पास आए जिसे 2 से 3 दिन का बुखार है और उसके साथ उसके सर में शदीद दर्द है, आंखों के पीछे दर्द है, जोड़ों में दर्द या खिंचाव का महसूस होना, पट्ठों में दर्द, जिस्म पे किसी रैश का डेवलप होना, जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, तो ये तमाम डेंगी बुखार की तरफ निशानदेही करते हैं। आम तौर पर इन पेशेंट्स को किसी ऑर्गन की स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो अगर बहुत ज़्यादा डायरिया या लूज मोशन लगे हुए हैं या पेशाब में तकलीफ है या खांसी बलगम की शिकायत है तो हम डेंगी के मुतल्लिक नहीं सोचते। सो विदाउट अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का फीवर हो, और फीवर यूजुअली बहुत हाई ग्रेड होता है, 102, 103 बल्कि 104-5 डिग्री का बुखार भी इसमें देखा जाता है, तो आप ज़रूर सोचें कि कहीं ये डेंगी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो बुखार छोटी मियाद का और उसके साथ कोई से 2 सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो हों तो डेंगी को अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखें। इसके लिए एक बहुत सादा CBC का टेस्ट है जो हमें हेल्प आउट कर सकता है, हम नैरो डाउन कर सकते हैं डायग्नोसिस को। CBC के टेस्ट में अगर वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, उनकी मिकदार कम है और प्लेटलेट काउंट यानी कि जो खून के छोटे ज़रात हैं जो खून को जमने में मदद देते हैं, अगर उनकी तादाद कम है या वो गिर रही है तो शुबा कीजिए कि ये डेंगी बुखार हो सकता है। इन पेशेंट्स को फिर डेंगी के कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 तरह के होते हैं। अगर तो पेशेंट आपके पास अर्ली ऑन इन इलनेस आ गया है, यानी पहले 4-5 दिन में जब बुखार की कैफियत होती है, तो NS1 एंटीजन का टेस्ट कन्फर्मेटरी है। इस दौरान आप PCR का टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन NS1 एंटीजन बाय एलाइजा एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपका मरीज 5 से 6 दिन के बाद आपके पास आया है और बुखार सेटलिंग फेज में है, तो ये वो वक्त है जब आप एंटीबॉडीज का टेस्ट करा सकते हैं। IgM एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज हैं जो डेंगी के खिलाफ पहले आती हैं, और अगर ये ब्लड में पॉजिटिव आ जाएं तो ये शो करती हैं कि पेशेंट को एक्यूट डेंगी इन्फेक्शन है। अब कुछ बातें मैनेजमेंट के हवाले से। सबसे पहले तो डेंगी क्योंकि बुखार की कैफियत है और जिस्म में दर्द की कैफियत है, तो बुखार और दर्द को कम करने के लिए हम अद्वियात देते हैं। लेकिन याद रखिए कि सादा पैरासिटामोल या एसिटोअमाइनोफिन ही इस्तेमाल की जा सकती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें डाइक्लोरैन शामिल है, फेल्डीन, डाइक्लोरैन, कैफ्लैम, पॉन्स्टॉन, ये वो अद्वियात हैं एनसेड्स। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग इन्हीं नामों से इनको जानते हैं। ये मत दीजिए क्योंकि ये ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। उसके अलावा पेशेंट को एक कैलकुलेटेड फ्लूइड देने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लूइड मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मरीज़ को अगर वो ओरली टॉलरेट कर रहा है तो ओरल फ्लूइड्स को एनकरेज करें। सादा पानी की बजाय अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप ORS भी दे सकते हैं, जूसेस भी दे सकते हैं, लेकिन लाल या रेड कलर के जूसेस को अवॉइड करें और जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उनको अवॉइड करें। इसके अलावा पेशेंट को ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मरीज़ अगर मुंह से खा सकता है तो उसको ओरली देना ही बेहतर है। लेकिन अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा नौजिया है और वॉमिटिंग हो रही है और ओरली वो नहीं ले सकता, तो इस सूरत में IV फ्लूइड्स भी दिए जा सकते हैं। इन पेशेंट्स को अस्पताल में दाखिल करके मैनेज करने की ज़रूरत होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स गिर रहे होते हैं तो लोगों का ख्याल है कि इसमें प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे डेंगी बुखार में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ चंद केसेस में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मेगा यूनिट ऑफ प्लेटलेट रिक्वायर्ड होता है, जो कि एक स्पेशलिस्ट केयर सेंटर में ही दिए जाने चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो डेंगी के वार्निंग साइंस के मुतल्लिक है, और ये वो वार्निंग साइंस हैं जो सीवियर डिजीज या डेंगी हेमरेजिक फीवर की तरफ निशानदेही करते हैं।
डेंगी हेमरेजिक फीवर सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी फीवर है। हेमरेज से लगता है जैसे ब्लीडिंग डिफरेंशिएट करती है दोनों को, लेकिन असल में ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप टाइमली आइडेंटिफाई करें वार्निंग साइंस को, और अगर किसी पेशेंट में डेंगी के वार्निंग साइंस आ रहे हैं उसे फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रेफ़र कीजिए, जहां ट्रेन्ड डेंगी स्पेशलिस्ट उनका इलाज कर सकें। वार्निंग साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बीमारियों में बुखार उतरने से मरीज़ की तबीयत बेहतर हो जाती है, लेकिन डेंगी में बुखार उतरने के बाद वो फेज़ जिसे हम सेटलिंग फेज़ ऑफ फीवर या डेफरवेसेंस कहते हैं, कई दफ़ा मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो 3 से 4 दिन का जो टाइम है उसमें यूजुअली बुखार उतरता है, और ये वो टाइम है जब आपको बहुत विजिलेंट रहना है। अगर बुखार उतरने के साथ मरीज़ की तबीयत बहाल नहीं हो रही और उसमें बेहतरी नहीं आ रही, बल्कि उसको दिल की धड़कन तेज़ महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, तो ये सब ये शो करते हैं कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी इन्फेक्शन या डेंगी हेमरेजिक फीवर हो सकता है। इन तमाम पेशेंट्स को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रेफ़र कर दें जहां ट्रेन स्टाफ मौजूद है। अगर पेशेंट आपको शिकायत करे कि उसके पेट में शदीद दर्द है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल खाया पिया नहीं जा रहा, तब भी उसको हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर्ड होता है। कुछ मरीज़ ये कंप्लेन करते हैं कि उनको जिस्म के किसी हिस्से से खून आ रहा है, जैसे नाक से खून आना, दांतों से खून आना, उल्टी में खून आना, पखाने के रास्ते खून आना, या माहवारी में बहुत ज़्यादा खून आना, या डेट से पहले माहवारी का आ जाना। तो ये तमाम वो फीचर्स हैं जो सीवियर डेंगी डिजीज़ को शो करते हैं, और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट में दाखिल करके इलाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर मरीज़ कहें कि वो खा पी रहे हैं लेकिन उनको पेशाब नहीं आ रहा या पेशाब की मिकदार बहुत कम है, तो ये भी एक डेंजर या वार्निंग साइन है, और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अपने आप को रिपोर्ट करना चाहिए और डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, डेंगी एक वायरल इलनेस है, इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, तो बेजा एंटीबायोटिक्स इन पेशेंट्स को ना दीजिए। ना ही ये मलेरिया जैसी बीमारी है, सो एंटी मलेरियल्स का भी कोई रोल नहीं है। सो एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल्स को अवॉइड कीजिए। और स्टीरॉइड्स डेंगी के अंदर खतरनाक साबित हो सकते हैं, कभी भी पेशेंट को बिला वजह स्टीरॉइड ना दीजिए। खून पतला करने की अद्वियात जो मरीज ले रहे होते हैं, जैसे दिल के मसले के लिए या खून की नालियों में कोई क्लॉट हो उसकी वजह से खून पतला करने की अद्वियात ले रहे हैं, उनमें कई दफ़ा हमें उन्हें कुछ दिन के लिए रोकना पड़ता है। इन तमाम पेशेंट्स को स्पेशलिस्ट को रेफ़र कीजिए। सेकेंडली, वो पेशेंट्स जिनको कोई और दायमी मर्ज लाहक है, जैसे वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं, या उनको दिल का मसला है या जोड़ों के मसले हैं, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिगर के पेशेंट्स हैं, गुर्दे के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, इन तमाम पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और उन्हें आउट पेशेंट बेसिस के ऊपर मैनेज ना कीजिए बल्कि अर्ली रेफर कर दीजिए। इसी तरह बहुत छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग और हामला खवातीन, या वो लोग जो घर में अकेले रहते हैं और उनका कोई सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको भी अर्ली रेफरल टू हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है ताकि वो बेहतर तौर पर मैनेज हो सकें। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी और आप जल्दी डेंगी को डायग्नोज और आइडेंटिफाई करके व्हेन रिक्वायर्ड हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट केयर के लिए रेफर कर देंगे। थैंक यू।